हम सभी जानते हैं कि हमारे माता पिता अजनबियों से दूर रहने के लिए कहते थे, कभी भी इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी ना दें और कभी भी किसी के घर के अंदर ना जाएं जिसे तुम नहीं जानते हो। अब ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले हैं, उनका पता प्राप्त करते हैं और अनजान लोगों के घरों में सोते हैं। और ये सब एयरबीएनबी की वजह से हुआ है। एयरबीएनबी आधुनिक युग का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कारोबार है जो आपके घर के कमरों को अजनबियों को किराए पर देने के लिए एक अर्थव्यवस्था बनाता है। इस वीडियो में देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ। एयरबीएनबी 38 बिलियन डॉलर की कंपनी जिसमें सबसे बड़ी होटल श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक कमरे हैं, आज वह कैसे इतनी विशालकाय बन गई है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय, एयरबीएनबी ने 2008 की वैश्विक मंदी के समय का उपयोग करके कैसे दुनिया भर के लोगों के लिए पैसा बनाने के लिए एक नया अवसर बनाया। जब जो गैबिया और ब्रायन चेस्की सैन फ्रांसिस्को में रह रहे थे, वे दोनों कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे दुनिया बदल जाए। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद जो और ब्रायन अपने अगली बड़ी सोच पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन दो चीज़ें लगभग एक साथ हुई जिन्होंने उन्हें एक नई दिशा में धकेल दिया जिसका उन्हें अनुमान भी नहीं था। पहले उन्हें सूचित किया गया कि अगले महीने के उपरांत उनके किराए में 25% की वृद्धि होगी। दो बेरोजगार डिजाइन वाले छात्रों के लिए यह एक ऐसी समय सीमा थी जो लगभग निश्चित रूप से उन्हें बेघर कर देती। दूसरी बात, उन्हें सैन फ्रांसिस्को में डिजाइनरों के लिए आने वाले एक सम्मेलन से अवगत कराया गया, लेकिन पत्र के निचले हिस्से में बड़े अक्षरों में यह कहा गया था कि सभी होटल सोल्ड आउट हैं। वे निराश थे कि जो लोग सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे वह नहीं आ सके, साथ ही कुछ रुपए कमाने के लिए बेताब थे। तो जो ने सुझाव दिया कि वे किसी भी व्यक्ति को अपनी जगह प्रदान कर सकते हैं जो रहना चाहते हैं। और उसके लंबे समय बाद उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट airbedandbreakfast.com लॉन्च की और $80 के लिए उन्होंने डिज़ाइनरों को सप्ताह के कार्यक्रम के लिए रहने की जगह की पेशकश की। उन्होंने घर के साथ ट्रैवल गाइड्स भी दी जो उन्हें बहुत पसंद आई और दुनिया भर के मेहमानों को स्थानीय लोगों की तरह महसूस करवाया। उनके साथ रहने वाले 3 मेहमानों के जाने के बाद जो और ब्रायन ने टिप्पणी की, उनके साथ इतना अच्छा समय बिताया कि वे अधिक लोगों को उस अनुभव की पेशकश करने के लिए एक रास्ता बनाना चाहते थे। फिर वे कोडिंग और प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को लाते हैं। जो ओब्रायन ने अगले बड़े सम्मेलन जो ऑस्टिन टेक्सास में था उसे लक्ष्य बनाया। उन्होंने ये सोचा कि यह सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन के साथ इतनी अच्छी तरह से काम किया कि निश्चित रूप से अगले बड़े कार्यक्रम में इसका वही परिणाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल 6 लोगों ने अपनी साइट पर लिस्टिंग बनाई और केवल 2 बुकिंग दर्ज की गई, जिनमें से एक खुद चेस्की की थी। अपनी पहली असफलता से प्रभावित होकर वे अवधारणा का विस्तार करते दिखे। हो सकता है कि एक सम्मेलन और त्योहार का व्यवसाय नहीं था जैसे पहले कल्पना की गई थी। शायद ये एक यात्रा का व्यवसाय हो। उस नई दिशा को भुनाने के लिए और राष्ट्रीय हित की एक लहर को खोजने के लिए वे बराक ओबामा द्वारा डेनवर में आने वाले डीएनसी भाषण पर टिक गए। वर्ष 2008 था और उम्मीदवार राजनीति में बड़ी लहर बना रहे थे। ओबामा को देखने के लिए शहर को 1 लाख यात्री मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शहर में सिर्फ 30,000 कमरे थे। ये एक संकट की घड़ी थी और airbedandbreakfast.com ने फैसला किया कि वे बचाव में आ सकते हैं और इसलिए सिर्फ अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे निकाले। जो ओब्रायन ने अपनी साइट को फिर से लॉन्च किया, लेकिन इस बार अपनी साइट की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। केवल 4 हफ्तों में वे शून्य लिस्टिंग से 800 से अधिक लिस्टिंग उन्हें मिल गई, लेकिन भाषण के बाद साइट का ट्रैफिक फिर से गिर गया। मीडिया हित की इस लहर का उपयोग करते हुए उन्होंने निवेशकों के साथ मिलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने जिन 20 निवेशकों से संपर्क किया उनमें से 10 ने जवाब दिया, सिर्फ 5 उनके साथ मिलने के लिए सहमत हुए और एक ने भी कंपनी में निवेश नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे बंद होने लगे हों। हजारों डॉलर के लोन से निराश होकर ब्रायन और जो ने इस व्यवसाय को आत्मवृद्ध करने का मन बना लिया। पहले से काम कर चुके विचार का निवारण करने के लिए वे आने वाले 2008 के चुनाव के आसपास के राजनीतिक माहौल का इस्तेमाल करना चाहते थे जिससे वे कुछ और पैसे जुटा सकें निवेशकों द्वारा। तो जो ओब्रायन एक अभिनव विचार के साथ आए, राजनीतिक रूप से केंद्रित अनाज के बक्से। उन्होंने इन्हें ये नाम दिए, ओबामा ओस, द टेस्ट ऑफ चेंज, कैप्टन मैकलिन, अ मैवरिक इन एवरी बाइट। वे विचार को एक चित्रकार के पास ले गए जिससे 1000 बक्से छपवाए। प्रत्येक राजनीतिक उम्मीदवार के लिए 500 बक्से थे। फिर उन्होंने अपने स्थानीय सुपरमार्केट से नियमित अनाज खरीदे, इसे अपने नए बक्से में डाल दिए और अपने नए आविष्कार की बिक्री शुरू करने के लिए एक वेबसाइट बनाई। लेकिन क्योंकि उनके पास केवल 1000 बक्से थे, उन्होंने उन्हें
लिमिटेड एडिशन कलेक्टर की वस्तुओं के रूप में विपणन करते हुए उन्हें संख्या देने का फैसला किया। ऐसा करके वह प्रत्येक बॉक्स को $40 की कीमत पर बेचने में सक्षम रहे और यह काम कर गया। उन्होंने 800 से अधिक बक्से की बिक्री समाप्त कर दी और मुनाफे में $30,000 से अधिक का उत्पादन किया। अपने लोन को साफ करने के अलावा ब्रांडेड अनाज के बक्से ने वाई कॉम्बिनेटर के सह संस्थापक पॉल ग्राहम की नज़र खींच ली। यह स्टार्टअप प्रसिद्ध था बड़े नामों की मदद करने के लिए, लेकिन जॉ और ब्रायन का घर साझा करने का व्यवसाय सबसे पहले ग्राहम के लिए प्रतिकारक था। अपने पहले इंटरव्यू में ग्राहम ने टिप्पणी दी, आप कह रहे थे लोग वास्तव में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह अजीब है, लेकिन इस व्यावसायिक विचार में ग्राहम दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि ग्राहम उन्हें लेने के लिए तैयार हुए उनके रवैये के कारण, जिस तरीके से उन्होंने $30,000 बनाए। अगर वे अनाज के बक्से को $40 के हिसाब से बेच सकते हैं तो वे शायद इस व्यवसाय का काम करने का एक तरीका भी निकाल लेंगे। वाई कॉम्बिनेटर के शुरुआती $20,000 के निवेश ने अन्य निवेशकों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। जल्दी पहले दौर में $6 लाख से अधिक का फंड जुटा लिया। ये एक टीम को काम पर रखने और एक उचित व्यवसाय के रूप में संचालन शुरू करने के लिए पर्याप्त था। इस बार नए नाम Airbnb के रूप में। Airbnb ने जो गति पकड़ी उसका एक कारण यह था कि लोग हाल के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से आहत थे। अपनी कंपनी की शुरुआत में जो ओब्रायन की तरह लोग अतिरिक्त पैसे बनाने के तरीकों के लिए बेताब थे, जब नौकरी बाजार शेयर और घर बाजार की तरह दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था। अविश्वसनीय रूप से Airbnb ने नियम समय में घर से पैसे बनाने में मदद की। जब लोगों ने देखा कि यह मॉडल काम कर रहा है तो वे इस नए मंच पर बाढ़ की तरह आने लगे। हर लेन देन में अपना हिस्सा लेके यह व्यवसाय मॉडल सफल होने के लिए और अधिक लिस्टिंग पर निर्भर करता था, लेकिन इसमें एक समस्या थी। अधिकांश लोग अपने घरों की मार्केटिंग करना नहीं जानते थे और इसके परिणाम स्वरूप Airbnb राजस्व में सिर्फ $200 एक सप्ताह में बना रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी सूची में दिखाए गए फोटो को बेहतर बनाने के लिए अपनी साइट पर हर एक होस्ट को एक मुफ्त फोटोग्राफर सेवा प्रदान की। होस्ट के साथ सीधे काम करके जो ओब्रायन ने साइट को फिर से डिजाइन करने और व्यवसाय की असमताओं को सुधारने का तरीका सीखा। 2010 में ब्रायन कई महीनों के लिए विशेष रूप से Airbnb के घरों में रहने लगे। आज तक वे अभी भी उस समय को अपनी साइट का उपयोग करके होस्ट के अनुभव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय लिस्टिंग में वृद्धि होने लगी तो निवेशक Airbnb की तरफ देखने लगे। इस बार निवेशकों को बुलाने वाले संस्थापकों के बजाय वेंचर कैपिटल फर्म उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। उस वर्ष के बाद उन्होंने VC फर्मों से $7.1 मिलियन जुटा लिए। उसके अगले साल सेलिब्रिटी निवेशक एस्टन कल्चर ने सैन फ्रांसिस्को के इस स्टार्टअप में एक महत्वपूर्ण राशि का निवेश किया और एक रणनीतिक सलाहकार के रूप में बोर्ड में एक स्थान हासिल कर लिया। यह उस समय के आसपास था कि फिजी के द्वीप को भी सूची कर दिया था, एक 5 एकड़ का आइलैंड जिसपे वाटर स्पोर्ट्स और प्राइवेट शेफ था। इस समय पे जो व्यक्तिगत रूप से हर एक सूची की समीक्षा कर रहे थे और जब उन्होंने ये देखा तो वे समझ गए थे कि Airbnb बहुत बड़ा होगा। 2011 की शुरुआत में Airbnb ने 1 मिलियन की सूची पर कब्जा कर लिया था और 90 देशों में घर भी थे। 2012 के जून तक ये संख्या फिर से बढ़कर 10 मिलियन हो गई थी। अब वे 1 लाख से अधिक शहरों से 150 मिलियन उपयोगकर्ताओं का दावा करते हैं। किसी भी रात Airbnb में 2 मिलियन लोग रह रहे हैं और 38 बिलियन के अनुमानित मूल्यांकन के साथ 2020 में पब्लिक होने की अफवाहें फैलने लगी हैं।